हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। चल रही कि नहीं चल रही? मस्त से चलाइए। 7-8 दिन बचा है, मेहनत से पढ़ लीजिए। नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। यहीं आइए, इलाहाबाद में हम आपको मिलेंगे। ओके। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ये लेके आए हैं क्वेश्चंस। देखिए, मैंने आपको लगभग 450 के करीब क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैंने 5-6 चैप्टर फिजिक्स के और कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस और मैथमेटिक्स के 4-6 चैप्टर निपटवा दिए हैं। उनको भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और मैंने आपको मैराथन के रूप में 150 क्वेश्चन, कभी 100 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, ऐसे करके खूब सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो उनकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, और नहीं रहेगी तो आप प्लेलिस्ट जानते हैं ना, जहाँ सब्सक्राइब किए थे बटन दबा के। अरे यार, ये कौन, ये मत बताइए सर। ये तो आता है, हाँ ठीक है, आता है। तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। अब आज मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताने, जो इस वीडियो में, जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मैं 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। 150 प्लस क्वेश्चन, और वो प्लस 150 क्वेश्चन जो होंगे वो तो लिखित में होंगे। बाकी 4-4 विकल्प के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आपका 350 क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तो मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इसमें से बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसे, और इससे नहीं आएंगे तो जो भी आएंगे वो आप इस कंसेप्ट से कर ले जाएंगे। ठीक है। बाकी केमिस्ट्री की सारी चीज़ें, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक वीडियो इसके बाद और बनाऊंगा। बस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा आपका। ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा रिएक्शन पढ़ा दूँ, रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन से आ जाता है, उसको एक वीडियो में हम लोग खत्म कर डालेंगे। एक एक घंटे में 100 क्वेश्चन उड़ा लेते हैं, तो क्या बात है। चलो, तो इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आराम से पेन पेपर ले लीजिए और इंटू 1.5 इंटू 2 पर देखिए। जल्दी, आपके पास समय नहीं है, और इसको देखते जाइए, ठीक है, फटाफट से। और मैं आपको रीजन बताता चलूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, और इसमें आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ का आपको चित्र मिलेगा, यानी फिगर मिलेगा। हर चीज़ का आपको वैलिड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इस तरह से आप बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों को बताने से है कि भाई आपका कोई दोस्त भी जान जाए बेचारा, तो उससे घाटा तो आपका हो नहीं जाएगा। ठीक है। और उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई बढ़िया से वीडियो डाल वाल नहीं रहा है। ठीक है। और ये वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको आगे भी काम देंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में पहुँचते ही ये सारी चीज़ें आपको उसमें काम लगेंगी। ठीक है। तो रिवाइज भी समझिए, आपका 11-12 का सिलेबस हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। और मेरी आपसे राय यही है कि दिन रात एक कर दीजिए, पूरा पूरा रात जागिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरा पूरा रात जाग लीजिए। 2-4 दिन 10 दिन सोइए ही ना। बिल्कुल, मतलब सोइए ही ना क्या, थोड़ा बहुत सोइए, लेकिन ये जानिए बिल्कुल जोश भर के एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि आपका पेपर 20-21 में है। अरे यार, पेपर निकलने पे कितनी खुशी होती है पता है। इतना कंपटीशन की तैयारी लड़के कर रहे हैं, बहुत कम सीटें होती हैं बीएससी में। तो आप करके जाइए, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और नहीं भी आएंगे तो आप इस कंसेप्ट से कर ले जाएंगे यार, और इससे ज़्यादा कर भी कह सकते हैं हम लोग, पढ़ ही सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए। ठीक, अपने तरफ से भी कोशिश करिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी करिए। तो बहुत मेहनत करने चालू कर दीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा मस्त से। ठीक है। और इस तरह से हम लोग चलते हैं अब हम अपने लेक्चर पर। आपका समय वेस्ट ना करते हुए ये थोड़ी सी चीज़ बतानी जरूरी है, तो थोड़ा जोश आ जाए थोड़ा आपके अंदर। ठीक है। एटीट्यूड आ जाए, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ें और आपका मन ना उबे। तो ये 1 घंटे का हो सकता है, ये लेक्चर 2 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय का होगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन, अब देखिए, हिमांक का अवनमन यानी कि क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन मतलब क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे कह सकते हैं। ठीक। या आपके ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ते हैं उसमें सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12th में। ठीक। तो हिमांक का अवनमन हो गया, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, यानी रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से जो है अपेक्षिक वो हो गया वेपर प्रेशर वाला, हिमांक का अवनमन, और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया। तो तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनकी सबसे खास बात ये होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा इसमें किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या आयंस होंगे। तो देखिए NaCl में एक क्लोरीन, एक सोडियम। यूरिया जो है डिजॉल्व होता ही नहीं है, मतलब कंपाउंड जो है NH2CO NH2 का फार्मूला होता है, वो डिजॉल्व वाटर में हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है आयंस में। ग्लूकोज भी डिजॉल्व हो जाता है, आयंस में नहीं टूटता। तो NaCl के पास एक क्लोरीन एक सोडियम है, लेकिन लेकिन यहाँ देखिए K2 के पास दो, इस K2SO4 के पास 2 K हैं। ठीक। और एक SO4 है, तो एक 2 K और एक SO4 3 आयंस। और इसमें कितने थे, NaCl में 2 ही थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसमें जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी। तो हिमांक का अवनमन अधिकतम किसमें होगा, आप बात जान गए होंगे कंसेप्ट।
पहला, ठीक। तो इस तरह से आपका हिमांक का अवनमन कंसेप्ट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का होगा। अब यहाँ पे ये पूछ लेता कि किसका अपेक्षिक दाब ज़्यादा होगा, रिलेटिव लॉबलिंग इन वेपर प्रेशर, तो भी ऑप्शन ए होता। अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता तो भी ऑप्शन ए ही होता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लीजिए एकदम। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की मतलब रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए और उसी पे आपका सारा क्वेश्चन, कभी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे तो उसी से लग जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, मोल, इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में, जान लो, मोल पर लीटर और इसकी पावर 1 माइनस एन और मल्टीप्लाइड में टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स बस। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर दिया था ना, तो एन की वैल्यू कितना रखेंगे, एक, और एक रखते ही 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह 1 लिख लें। हाँ ठीक है, 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई टाइम इनवर्स ऐसे ही लिखा रहने दो, टाइम इनवर्स, ठीक है, लिखा रहने दो। तो ऑप्शन आपका मैच करते हैं हम लोग, कहाँ दिया है टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, ये देखो पहला ही ऑप्शन समय इनवर्स। तो इस तरह से आप निकाल लिया, 2 के लिए आएगा तब भी निकाले हैं, 0 ऑर्डर के लिए आएगा तब भी। फार्मूला क्या है, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू में टाइम इनवर्स, यही इसका फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछा है S3PO4 जो है, ये हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है। प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे उसमें इंग्लिश लिखा रहता था, हिंदी में एक्सप्लेन करता था, इसमें भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप परेशान न होइए। देखिए S3PO4 जो है वो पूछा है कि किस प्रकार का ये एसिड है, यानी कि मोनोबेसिक एसिड है और डाइबेसिक एसिड है कि ट्री बेसिक एसिड है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो है हमारा थ्राइबेसिक एसिड है, S3PO4 जो होता है थ्राइबेसिक एसिड होता है, S3PO4 थ्राइबेसिक एसिड होता है, ठीक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है, यानी इनमें से प्रतिचुंबकीय कौन सा है। मैं ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस भी करवा चुका हूँ, और देखिए ये क्वेश्चन आज फिर एक सेट में वो हुआ है रिपीट, इस जिंक प्लस 2 का, ठीक। ये डायमैग्नेटिक होता है और बाकी इसमें पैरामैग्नेटिक है सारे के सारे, CO+2 Ni+2 Cu+2, ठीक। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन होती है, इसको मैं डिफाइन करूँगा तो थोड़ा बहुत समझ जाएगा, इससे अच्छा कि आप रट लीजिए जिंक+2 आपका डायमैग्नेटिक होता है, और यह क्या देखिए O2 आपका पैरामैग्नेटिक, N2 आपका डायमैग्नेटिक, इन दोनों को बिल्कुल याद रखिए, N2 डाया O2 पैरा, N2 डाया O2 पैरा, N2 डाया O2 पैरा और जिंक+2 डायमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, भैया छोटे छोटे बच्चे को पता, गैंग कहते हैं, गैंग, इंग्लिश में इसको गैंग ही कहते हैं, GANGUE, गैंग, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा जो है, NiCO4 में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं कह रहा हूँ कार्बो, ये है CO लगा है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसकी जो क्या कहते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसलिए Ni का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो वो भी Ni का, जैसे इसका CO का चार्ज 0 होता है, CO पे चार्ज 0 होता है, तो Ni पर चार्ज कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0। तो ऑप्शन यहाँ पे NiCO4 रट लीजिए इसको, NiCO4 कॉम्प्लेक्स में Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कलर चेंज करते हैं ना, बढ़िया सा कलर कोई लेते हैं जिससे पढ़ने में और मजा आए, ये वाला अच्छा रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत तो अच्छा ही। चलो निम्न में से किस दवा को बुखार को कम करता है, कौन सी दवा है। देखो एक मैं चीज़ आपको बताना, तो जहाँ भी आपको पायरो दिखे वो हीट से रिलेटेड होता है, हीट से। तो देखो कहाँ है, एंटी पायरेटिक, यानी हीट को कम करने वाला, एंटी मतलब कम करने वाला, पायरेटिक मतलब हीट को, तो हीट को कम करने वाला, बुखार को कम करने वाला एंटी पायरेटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा, मिथाइल अमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर ही करने वाला हूँ, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 100-150 होंगे, 200 होंगे, सब खत्म कर देंगे हम लोग, कुछ छोड़ेंगे नहीं, परेशान मत हो, इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है पेपर, और आएगा भी तो कह रहा हूँ बार बार चिल्ला के कि ये पढ़े रहेंगे कम से कम तो कुछ तो तैयारी रहेगी। अरे हवन तीर चलाने से अच्छा है कहीं निशाने पर तीर लगाएं, कहीं कम से कम लग ही जाए, ठीक है। तो मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, 500-600 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा यार, पूरा 11-12 का सिलेबस ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता क्या है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, जरूर होगा। देखिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, जब कभी आप RCONH2, ये ग्रुप को ध्यान से देखिए, RCONH2 ले लीजिए, उसकी रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से करवा दीजिए, Br2 प्लस NaOH से, तो होता क्या है, कुछ नहीं होता है, जैसे आपने कोई लिया ग्रुप R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, तो होता क्या, जब Br2 से और NaOH से आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो ये CO बीच से निकल जाता है और ये
NH2R से जुड़ जाता है, यानी अमीन का निर्माण हो जाता है। तो यही रिएक्शन होता है। अब देखिए क्या पूछा था आपके क्वेश्चन में, मिथाइल अमीन बनाना है। मिथाइल अमीन कैसे बनाओगे बताइए। मिथाइल अमीन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, CH3NH2 चाहिए मिथाइल अमीन के लिए, और बीच में CO लगा दीजिए। ठीक, और हमको चाहिए क्या, CH3NH2 चाहिए था। अब इसकी रिएक्शन आप Br2 प्लस NaOH से जैसे ही करवाएंगे, अब ये आपके पेपर में लिखा भी हो सकता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो CO को बीच से गायब करना है, इसको लाके यहाँ जोड़ देना है, तो आपके पास हो जाएगा CH3NH2। याद रखिए, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलो 9th क्वेश्चन, एल्किल हाइड्राइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है किसके द्वारा। एल्किल हाइड्राइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो मैंने ये रिएक्शन आपको कई बार पढ़ाया है, आपने क्या कहते हैं उसमें नेमिंग रिएक्शन नोट्स में, उसमें भी देख लीजिए। ये आपको क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा बदला जाता है। SN1 SN2 ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाने ही वाला हूँ ऑर्गेनिक। ठीक, तो अभी जानिए विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है और कैसे बदला जाता है, या ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे एल्किल हाइलाइड ऑन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी एल्कलाइन मीडियम में क्षारीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करने पर गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में बदल जाते हैं। दिस टेक्स प्लेस बाय ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बताया था ना SN1 SN2 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 होता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इस तरह से होता है। तो वेयर द एक्स आइटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए न्यूक्लियोफिलिक OH ग्रुप। ठीक, और E1 E2 SN1 SN2 ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने ही वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं होता यार इसमें, कैसे होता है RX, कोई यहाँ पे एक्स हाइड्रोजन ले लेते हैं, जैसे RCl ले लो, और RCl को रिएक्शन KOH से करा दो, तो जाहिर सी बात है KCl लेकर निकल जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, ROH बन जाएगा। सिंपल सी बात है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ है आपका, ये बहुलक चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। एक मिनट, स्क्रीन मेरी बार बार हो जाती है, इसको हम पकड़ के इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुलक चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, पूछा है कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार लीजिए। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 का मोनोमर है, नाइलॉन 6 का। और याद रखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिया है नाइलॉन 6 तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको हम खत्म कर ले जाएं, पूरी तरह से नाश कर ले जाएं। जैसे पॉलीथीन जो होती है आपकी, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, उसको हम नाश नहीं कर सकते, उसका आप कितना भी जला वाला लीजिए लेकिन वो पूरी तरह से नहीं गायब होगा। लेकिन नाइलॉन 6 ऐसा पॉलीमर है। और एक पॉलीमर और याद रखिए, PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलरेट। ठीक है, इसका कुछ ऐसा फार्मूला होता है, ये भी कहीं भी लिखा देखिए PHBV और नाइलॉन 6 तो आपसे पूछे बायोडिग्रेडेबल जैव विद्युत अपघट्य इसमें से कौन सा है, तो नाइलॉन 6 और PHBV होते हैं। नाइलॉन 6 क्या होता है, कैप्रोलैक्टम से मिलकर बना होता है। नाइलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टम का बहुलक होता है, यानी पॉलीमर होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम, थोड़ा सा देख लीजिए कि इनका कौन कौन सा मोनोमर होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ब्यूना एस जो रबर होता है, ब्यूना एस ये सिंथेटिक रबर होता है, इसको हम बनाते हैं। ठीक, इसको हम बनाते हैं, और सूची मैंने नीचे लिख रखी होगी, देखिए ब्यूना एस रबर को हम बनाते हैं, और ब्यूना एस रबर को हम सिंथेटिक रबर है, याद रखिए पूछता है कि संश्लेषित रबर कौन सा है, तो ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों संश्लेषित रबर है, इनको हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाते हैं। ठीक, 1,3 ब्यूटाडाइइन इसका मोनोमर होता है। नाइलॉन 6 मैंने कहा था ये फाइबर होता है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। और देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किस अभिकर्मक का इस्तेमाल, तो जिगलर नाटा अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए हम किस अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं, तो जिगलर नाटा अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। नाइलॉन 6 क्या है, फाइबर है। ब्यूनाएस को कैसे बनाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन इसका एग्जाम्पल है। ब्यूनाएस का मोनोमर 1,3 डाई ब्यूटाडाइन। अच्छा देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इनको मैं तैयार करता नहीं हूँ पहली बात। ठीक है, तो कहीं कहीं यार जुबान से स्लिप हो जाता है, तो कहीं वर्ड पकड़ लिया कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे ठीक ठाक, तो कहीं थोड़ा बहुत हो तो गूगल वगैरह से उसको देख लिया कीजिए। ठीक, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये देखिए डेक्लॉन लिखा है यहाँ पे, डेक्लॉन, तो इसका टर्फेलिक एसिड का मोनोमर हो जाता है। पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड जो है उसका पॉलीमर होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, ग्लाइसिन का पॉलीमर। और मैंने आपको अभी बताया था कि PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी डाइवैलेट ब्यूटरेट जो भी फार्मूला उसका होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल। एक और होता है नाइलॉन 6, ये दोनों आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक, चलिए बायोडिग्रेडेबल होते क्या हैं मैं आपको समझा दूं। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दिस पॉलीमर्स हैव फंक्शनल ग्रुप फाउंड इन द नेचुरल पॉलीमर्स, यानी कि ऐसे पॉलीमर्स जिनके फंक्शनल ग्रुप नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं पॉलीमर्स के। एग्जांपल पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, कोबीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHBB मैंने एग्जांपल दिया था। और नाइलॉन 6 आप एक्स्ट्रा एग्जांपल याद रखिए, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा देखिए,
ये बनता कैसे है, कैप्रोलैक्टम से पॉलीएमाइड यानी कि नायलॉन 6 बनता कैसे है। अभी ऊपर आपने देखा नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और इनिशिएटर लेंगे H2O, हाई टेम्परेचर लेंगे, वैक्यूम में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, ठीक, और ये अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये अलग हो गया है इधर वाला पोर्सन, ठीक, और इधर वाला जो अमीन का पोर्शन NH वाला है वो यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक। तो हमारा पॉलीएमाइड बन जाता है। ओके, पॉलीएमाइड बनने के बाद कैप्रोलैक्टम से हमने पॉलीएमाइड बना लिया। और पॉलीएमाइड ये है क्या, नायलॉन 6। याद रखिएगा नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 को बनाते हैं। नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल नहीं है, याद रखिएगा। बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, जिसका हम नाश पूरी तरह से विटामिन एंजाइम किसी के द्वारा कर ले जाएं। और नायलॉन 6 आपका जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। और PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वेलेट डाई ब्यूट्रेट, ये को ब्यूट्रेट, ये होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कहाँ गया हमारा 11th क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखो फर्स्ट जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, आयरन, क्रोमियम, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे बहुत आसानी से क्लिक हो सकता है, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कारिस कुट्टर बाबरा जी, ग्रुप सेकेंड, ठीक। इस तरह से ग्रुप सेकंड का एलिमेंट निकल गया, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का तो है नहीं, तो ग्रुप सेकंड का यही निकल गया, तो इसी पे टिक कर दीजिए। बाकी सारे लोहा, क्रोमियम, निकेल, ये सारे आपके जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कॉपर पायराइड का क्या फार्मूला होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि कॉपर पायराइड किसका अयस्क है, तो कॉपर का है। कॉपर पायराइड का फार्मूला CuFeS2। कॉपर पायराइड का फार्मूला क्या होता है, CuFeS2। कॉपर पायराइड CuFeS2, कॉपर पायराइड CuFeS2, कॉपर पायराइड CuFeS2 कॉपर का फार्मूला होता है, ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड आपको बताया था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ये सारे आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। डिपेंड किस पे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। गिन लीजिएगा, जिसमें ज़्यादा होंगे उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। हिमांक का अवनमन सही है, होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है। प्रकाशीय क्रियाशीलता कहाँ ले आओ भैया, ये नहीं होता, तो ऑप्शन आपका B सही हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात मानिए, याद कर लीजिए इसको, रट लीजिए इसको। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं। नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इस बार आपके पेपर में जरूर से आएगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले बार पूछा जा चुका है कि क्या कहते हैं, कौन सा था, सुक्रोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन इस बार आएगा। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं। C6H12O6 इसका फार्मूला होता है ना, तो इसमें 3 आपको क्या कहते हैं होते हैं कायरल कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल का फार्मूला देखिए, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH। इसको मैं अगले स्क्रीन पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आया। देखिए CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल। कब बनता है मैं बताता हूँ। देखिए एक बार आपने साबुन का निर्माण पढ़ा होगा, ठीक। साबुन का निर्माण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिन लोगों ने पढ़ा था हाथ उठाइए हाथ कहाँ से उठाएंगे, हाथ ना उठाइए, अपने मन में सोचिए कि किसने किसने साबुन का निर्माण पढ़ा। C17 या 35 COON साबुन होता है, ठीक। और ये निर्माण में इसी में ग्लिसरॉल बनता है आपका, ठीक है। जब रिएक्शन होती है बड़े क्या कहते हैं, देखो C17H35 COON ने सोडियम स्टेरेट आपका साबुन होता है, और उसी के निर्माण के साथ साथ ग्लिसरॉल का भी निर्माण होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्लिसरॉल क्या है, तो आपका ट्राईहाइड्रिक है, यानी इसमें 3 OH ग्रुप थे ना, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध कितने पाए जाते हैं। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक में कितने POP बंध पाए जाते हैं, तो इसका आप ऑप्शन याद रखिए कि इसमें 3 POP बंध पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन से संयुक्त है। देखो जब स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन हम करते हैं, तो प्रगलन में होता क्या है कि प्रगलन में आप किसी कंपाउंड को लिखते हैं, ठीक। कोई कंपाउंड आपने लिया या कोई कंपाउंड का ऑक्साइड, ठीक, और उस कंपाउंड के ऑक्साइड को जैसे सपोज दैट ZNO लिया आपने, उसको कोक मिला के जैसे ही गर्म करते हैं तो CO निकल जाता है और कंपाउंड मिल जाता है Zn + CO। तो इसमें क्या लिया गया, C लिया गया, तो कार्बन लिया गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग CO मार के आएंगे, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कौन सा नहीं है, तो याद रखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन,
PTFE ये खुद से ही बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा। मैं आपको समझाता हूँ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन बनता कैसे है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और मुझे पक्का विश्वास है आप लोग ने 12th में इसको छोड़ा होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि 90% ऑफ लड़के जो होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो साधारणता पढ़ते हैं 90% लड़कों की समझ में ही नहीं ये चैप्टर आता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़े बहुत कंसेप्ट है, इसको सीख लीजिए। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन होता क्या है, ये फ्लोरोएथेन का बहुलक होता है। और फ्लोरोएथेन क्या होता है, देखो CF2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है फ्लोरोएथेन। अब इसका बहुलक बनाना है तो एक बॉन्ड बीच से तोड़ दीजिए, ठीक, तो ये हो गया CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक, और इसका यहाँ से चैन बन गई और इसका यहाँ से चैन और ये होलियन, ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। तो इसमें कहीं वाटर निकला नहीं निकला ना, तो वही पूछ रहा था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसमें नहीं होगा, तो सब में होगा, ग्लिप्टल में होता है, ठीक। ग्लिप्टल में क्या होता है, ग्लिसरॉल और टैप्थैलिक एसिड होता है। नाइलॉन 6 क्या होता है, इसमें ग्लाइसिन होता है शायद मेरे ख्याल से, जो 6 नंबर कार्बन वाले एसिड होता है और 6 नंबर कार्बन वाला अमीन होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक CF2 डबल बॉन्ड CH2 फ्लोरोएथेन, और डेक्रान जो होता है वो आपका ये कंडेंसेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सॉरी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, K4 की होल सिक्स, इसका मैं आज पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, इसको याद कर लीजिए। मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ अपने तरफ से। K4 की होल सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक, इसको मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको कैसा है, ठीक, कैसा दिखता है भैया, इनको देखना जरूरी है। चलिए K4 की होल सिक्स का इसका आपसे अगर IUPAC नेम पूछा है तो आप याद रखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। मैंने क्या कहा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 लिख दूं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट फेरेट 2, ठीक, ये होता है इसका IUPAC नेम। और इसमें संकरण जो है एफ का संकरण आप याद रखिए D2sp3 है, D2sp3 रट लीजिए, D2sp3। अगर आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी का भी संकरण पूछा तो यही कंपाउंड आपके पेपर में आएगा और D2sp3 उसका ऑप्शन एक दिया रहेगा, आपको टिक करके आना है और खुश हो जाना है बाहर निकल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्विटर आयन कभी कैसे बनते हैं भैया, ज्विटर आयन जो है, ज्विटर आयन उसको बनने के लिए ग्लाइसिन की आवश्यकता होती है, ग्लाइसिन ही ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं, इसका कंसेप्ट है ये, ठीक, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप पढ़ते हैं इसको। तो ज्विटर आयन किससे बनता है, ग्लाइसिन से। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फार्मूला NH2CH2COOH, NH2CH2COOH, इसे हम ग्लाइसिन कहते हैं, इसका नॉर्मल नेम भी पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रखिए। ग्लाइसिन से क्या बनता है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन से किससे बनता है, ग्लाइसिन से। चलिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन दो ब्यूटीन देता है, 2 ब्यूटीन की बात कर रहा है। ब्यूटीन पहले, अच्छा पहले ब्यूटीन का फार्मूला लिखो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब 2 इन कहा है तो या तो इधर से दूसरा नंबर पे इस पे लगा दीजिए इन, ठीक, यहाँ पे लगा दीजिए, तो पहला ये दूसरा ये, इधर से गिनो तो पहला है दूसरा है, यानी ये 2 ब्यूटीन लिखा है। तो कह रहा है कि आपसे आपको कौन से में 2 ब्यूटीन मिलेगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है, ठीक। तो देखिए रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि ये जो आपका रिएक्शन होता है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, लिखा नहीं है, चलो हम खुद ही बता देते हैं इसको। कह रहा है हु गिव्स, इसमें से कौन सा आपको 2 ब्यूटीन देगा। तो देखो ब्यूटेन 2 ऑल ले ले, ब्यूटेन 2 ऑल ले लीजिए। ब्यूटेन 2 ऑल क्या होता है, पहले ब्यूट लिखो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब दूसरे पे ऑल लगाना है, पहले ब्यूटीन लिखा अब दूसरे पे ऑल लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर OH। ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ऑल लेना है ना, तो ये बॉन्ड छोड़ दीजिए, ब्यूटेन 2 ऑल। अब यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 और यहाँ पे CH3। अब इसको जब H2SO4 से आप पास कराएंगे तो इसमें अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, और हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रो ऑक्सीलेशन होगा, डिहाइड्रोक्सिलेशन होगा, मतलब वाटर निकलेगा, ये OH यहाँ से और बगल वाले कार्बन से H, तो यहाँ से OH निकल के यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और वही आपका 2 ब्यूटीन हो कहलाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ऑल से आप इसको बना सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल का मतलब जानते हैं, सेकेंडरी सेल कौन सा है, लेड स्टोरेज बैटरी, याद रखिए, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आता है, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है, ठीक। मरकरी सेल किस में आता है, मरकरी सेल किस में आता है, यह आपका प्राथमिक सेलों की श्रेणी में आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है, देखिए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, ठीक। तो इसमें जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक मतलब जो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट रहे,
ठीक, उसे लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। गोंद आपका लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद 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 गोंद, रट लीजिए, गोंद आपका लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद आपका लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद आपका लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक, लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है आपका? गोंद है। चलिए याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? सबसे मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में, वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी खुद रिड्यूस हो जाए, और खुद रिड्यूस वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। ठीक, चलिए F2 आप इसका ऑप्शन सही है, तो F2 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं? CnH2n+2। अब इसको चेक करने के लिए आप जानते हैं इसमें एक रख दीजिए, तो एक रखेंगे तो CH4 एल्केन निकला ना। तो ये देखिए इसको करने का ट्रिक है, जब आपसे पूछे तो इसमें रख दीजिए, तो एल्केन हो गया। अब इसमें से अगर -2 कर दें तो CnH2n होगा, वो आपका एल्कीन हो जाएगा, और CnH2n-2 कर देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। मतलब दो दो घटाते जाइए तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन मिलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? कितनी बार पूछेंगे आप? Mg। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? एमॉर्फस सॉलिड। नाम सुना है आपने एमॉर्फस सॉलिड? मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं। देखिए एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो हमारे प्योर सॉलिड नहीं होते। दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, जैसे कि नमक हो गया आपका, जैसे कि हीरा हो गया आपका, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया आपका, जैसे कि कार्बन हो गया आपका। ये सारे क्या कहते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो कांच होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, आपको मैं एक लाइफ से संबंधित एग्जांपल देता हूँ। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। इस तरह का एग्जांपल, लाइफ का एग्जांपल लीजिए। वो जो आते नहीं है बेचने वाले, क्या कहते हैं, गाँव वगैरह में साइकिल लेकर बेचने आते हैं, ठीक, ओ बुढ़ी कबाल करके बेचते हैं ना, तो वही है अमॉर्फस सॉलिड। याद रखिए उसको, वो जो हम लोग खाते हैं बाहर जाके, गोला जिसे हम कहते हैं, वही अमॉर्फस सॉलिड है। उसको याद करिए, सोचिए उसको, उस फिगर को सोचिए, वही अमॉर्फस सॉलिड है। और उसी तरह से कांच भी होता है। ये आपस में आप देखेंगे कि कांच का गिलास आप ले आइए तो 2-3 साल में देखेंगे अगर उसको ऐसे रखे रहे तो नीचे की पेंदी उसकी मोटी होती जाती है। ठीक है, नीचे का बेस जो होता है, क्यों? क्योंकि वो अमॉर्फस सॉलिड है और धीरे धीरे पिघलता जाता है, नीचे की तरफ बैठता जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से, देखिए दो आपके पास इलेक्ट्रोड होंगे, एक ये होगा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, ये होगा कैथोड निगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो पूछ रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन, जब वैद्युत अपघटन सोडियम क्लोराइड का करेंगे तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा? कैथोड क्या है? निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव पर कौन जाएगा? पॉजिटिव, तो सोडियम ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने बताया है, अगर आपको गलती से गैल्वेनिक सेल लिखा दिख गया तो रिवर्स कर देना ऑर्डर, यानी निगेटिव पे कौन जाएगा? प्रोटॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव पे कौन जाएगा? कंफ्यूज मत होइए। जब आपसे गैल्वेनिक सेल की बात करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात जब आपसे करेगा तो निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पे जाएगा, और जो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है आपका वो एनोड पे जाएगा निगेटिव टर्मिनल पर। लेकिन जब गैल्वेनिक सेल की बात करेगा तो ऑर्डर रिवर्स कर देना, वहाँ उल्टा हो जाता है मामला। कैसे होता है उसको कभी देखेंगे, अभी आपका पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 96,500 कूलाम विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है कितने ग्राम? 31.76 ग्राम तांबा। इसको रटा रटाया क्वेश्चन मान लीजिए, चाहे इसको रट लीजिए, निकाल के मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि 5-6 मिनट उसके सोल्यूशन में लगेंगे। ठीक है, फैराडे लॉ से इसका सोल्यूशन हो जाता है बहुत आसानी से, लेकिन उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखो ये सबको पता हो गया, सोडियम मुक्त अवस्था में पाई नहीं जाती है, लोहा पाया नहीं जाता है, लोहा हेमेटाइट, सेडेराइट, इन सब में पाया जाता है। जिंक आपको पता है, जिंक ब्लेंड, ZnS, इन सब में पाया जाता है। सोना जो है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसको हम खाली साफ सफाई कर लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत और हमको ये मिल जाता है आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? यानी कौन इसमें से है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो याद रखिए, जो फोन होता है, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके आसपास कहीं अगर हाइड्रोजन चिपका मिल जाए तो वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, बाकी कोई नहीं। तो NH3 N मिला, H चिपका है, बनाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। HCl, पहले इसको देखते हैं, HF के साथ चिपका बनाएगा। एक ऑप्शन बचा है, ये नहीं बनाएगा, तो ये चच्चा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, HCl जो है ये आपका नहीं बनाएगा। वैसे भी सबको पता होगा HCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का रीजन नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम जब H से अटैच होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। चलिए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत
मोनाजाइट होता है, इसको रट लीजिए, स्टार क्वेश्चन। देखो केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन वाली है, रटते जाओ। मोनाजाइट मोनाजाइट मोनाजाइट, मोनाजाइट ने हीलियम को खा लिया, ऐसे याद करो। तो मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत हुआ ना, तभी तो बाप बेटे को मारता है। अब बेटा बाप को थोड़ी ना मारता है, आजकल तो होने लगा है वो भी। चलो देखते हैं फिलहाल अभी क्वेश्चन को। XZF4 का आकार क्या होता है? XZF4 का आकार के निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इनर्ट गैसेज जो भी होते हैं उनके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 लिखा। प्लस मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं? 4 फ्लोरीन, तो 4 लिखा, बटे 2 कर दो, हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा 8 4 12 बटे 2 6। 6 का क्या बताया था मैंने? sp3d2, ये 6 का होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका शेप पूछा है। ज्योमेट्री पूछी होती तो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय बताते, लेकिन इसका शेप पूछा है और शेप इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ XZ4 एग्जैक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ये देखिए, दिखाना मस्त लगा। XZ4 का हाइब्रिडाइजेशन देखो, XZ से 4 आइटम, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगा है, बीच में 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर जिनको नहीं पता, पता होगा बहुत लोगों को, नहीं पता मैं बता दूं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखें तो वहाँ एक लोन पेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, लोन पेयर इज नथिंग बट ए स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंबाइन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और 6 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, देखो यहाँ एक एफ, यहाँ एक एफ, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, और ऊपर नीचे लोन पेयर लगा दिया गया है। तो प्लेनर बना ना, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया XZF4, याद रखिएगा, पूछा जाएगा इस बार पेपर में। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल लुईस अम्ल, ठीक, लुईस अम्ल वो होता है जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर दे। ठीक, आसानी से जो लोन पेयर डोनेट कर देगा। या एक मिनट, निम्न से प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है? देखो, एसिड कौन से होते हैं लुईस? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। बेस कौन से होते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखो बी सब में से, मैं इनमें कंपेरिजन ना करो। F3 देखो, F3 क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? बिल्कुल दे देगा, क्योंकि F छोटा होता है और उसके पास कम स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन को रखने का, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी कि सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा हुआ? लुईस एसिड कौन सा हुआ? BF3। एक मिनट, लुईस अम्ल पूछा है, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लुईस अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी लोन पेयर को एक्सेप्ट, और लुईस बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो देखिए BBCM है, उन पर कंपेरिजन न करिए। I3 सबसे बड़ा होता है, BR3 सबसे उससे छोटा, फिर Cl उससे छोटा, फिर F उससे छोटा। अब भैया मेरे पास 2 कमरे हैं रहने के लिए, मैं 4 लोग पहले से हूँ, तो मैं 2 लोग को और एडजस्ट उसमें कर लूँ? हाँ कर लीजिए, 3-3 रह सकते हैं। अब भैया मेरे पास एक ही कमरा था, उसमें 3 लोग पहले से रह रहे थे, अब 3 लोग को और कहाँ से एडजस्ट कर लें हम? हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपका BF3 में F का जो है वो ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है, इसका स्पेस बहुत छोटा होता है, इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाएगा। बट जो है I3 आसानी से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए सबसे बढ़िया लुईस एसिड कौन सा है? D, BI3। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, सबसे अच्छा इसमें लुईस बेस पूछता तो BF3, क्यों? क्योंकि इसके पास कम स्पेस है, तो जल्दी अपने घर से किसी को भगा देगा। ठीक, तो लोन पेयर में निकल के लात मार के कहेगा भाग हमारे यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरा तोता है? देखो, नीला तोता हरा तोता से बहुत कंफ्यूजन होती है, कक्षा 9 से रटते हुए आए होगे, बहुत भूले होगे। हरा तोता का याद रखिए, आयरन लगभग हरे रूप में हो जाता है। कहाँ हो जाता है सर, हमको दिखाइए। हरे हरे रूप में नहीं हो जाता है। देखिए, नीला तोता हरा तोता 2 ही चीज़ पूछा जाता है। नीला तोता कॉपर चूंकि नीला होता है, इसलिए नीला तोता CuSO4.5H2O, जो कि यहाँ दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं पूछा। हरा तोता है, हरा तोता यानी कि ग्रीन पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो होता है FeSO4.7H2O। नीला किसे कहते हैं? CuSO4.5H2O। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है 39, ये प्रीवियस ईयर BHU से मैंने उठाया है, और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है लगभग मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 15 के सेट में भी था और 19 वाले सेट में भी था। ठीक, प्रीवियस ईयर में है। तो किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बहुत ही लड्डू टाइप में आता है। तो D ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है, मार के चले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सल्फाइड गैस का जो है वो क्या कहते हैं, सांद्रण किस विधि से तो किया जाता है? तो सल्फाइड गैस का सांद्रण हम लोग करते हैं फेन प्लॉन विधि, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारा है, मेलेकाइट किसका अयस्क है? पूछा है और है जो मेलेकाइट वो किसका है। मैं आपको इंपॉर्टेंट 10-15 और सिखा दूंगा, उसी से आपके एंट्रेंस पेपर में आ जाएगा। तो मेलेकाइट जो है, मेलेकाइट ये कॉपर का ओर है। ठीक, तो इसको याद रखिए। और मैं आपको सीरीज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम के कुछ अयस्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। एल्युमिनियम के कुछ अयस्क, बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, कोरंडम होता है Al2O3, ये दोनों याद रखिए। बाकी नीचे के जो है क्रायोलाइट और क्रायोलाइट याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए। बॉक्साइट, बॉक्स में कूड़ा भरकर, ठीक, क्राई करने लगा, बॉक्स में कूड़ा भरकर क्राई करने लगा, एल्युमिनियम के अयस्क हैं। बॉक्स यानी बॉक्साइट, कूड़ा यानी कि
कोरंडम और इसको देखिए क्राई करने लगा यानी क्रायोलाइट। तो ये 3 आयस आपको याद हो गए। चलिए ट्रिक से, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के सभी आयस बताइए। डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, कैलिसाइट CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, बहुत इंपॉर्टेंट, जिप्सम याद रखिए CaSO4.2H2O, फ्लोस्पार याद रखिए CF2 होता है, एब्स्टेसस याद रखिए CaSiO3 होता है। ठीक, तो इस तरह से आप सारे आयस को याद कर लीजिए। मैंने आपको एक एक करके सारे आयस बता दिए हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक, चलो ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, मेलेकाइट है, अभी दिखाया था ना, मेलेकाइट है, मेलेकाइट हमारा ऐसा दिखता है। ठीक, इसको देखिए और दर्शन करिए इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एल्युमिनियम का अयस्क है, मैंने सभी अयस्क आपको रटाए, बॉक्साइट है। टिक मारो, आगे बढ़ो। कौन, बॉक्स में कूड़ा भरकर क्राई करने लगा। अब बॉक्स में कूड़ा भर लिया ना आपने तो रोने लगा बच्चा, बॉक्स में कूड़ा भरकर क्राई करने लगा। बॉक्स से बॉक्साइट, क्राई से क्रायोलाइट और कूड़ा यानी कि कोरंडम। तो बॉक्साइट पे टिक मारो, आगे बढ़ो। अब इससे ज़्यादा आसानी से हटा नहीं सकते, ठीक है, समझो कुछ बात को। इथेन कार्बन का संकरण होता है। देखो इथेन मतलब एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और जो ट्रिपल बॉन्ड का होता है sp यानी लीनियर। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर शेप और sp मतलब लीनियर शेप। तो sp3 सिंगल बॉन्ड वाला इथेन का हो जाएगा। इथाइन पूछता तो sp लगा के आते और एथीन पूछता तो sp2 लगा के आते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म श्रवण देता है। जो जब हम कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पे हमको क्या मिलता है। देखिए अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। देखो ये है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट CH3COO की होल ट्वाइस Ca। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, भंजक आसवन करते हैं तो मिलता क्या है आपको। देखो CaO यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक, और CO2 गैस निकाल दीजिए, यानी कि ये पूरा यूनिट CO2 गैस और CaO ये निकल गया। अब जो कंपाउंड ये बचा ना और ये बचा तो CH3CO CH3 बच गया। तो यानी कि जब भंजक आसवन करते हैं कैल्शियम क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट पूछा था क्या यार, ये तो कैल्शियम एसीटेट है CH3COOCa। ठीक, फॉर्मेट पूछा था क्या, कैल्शियम फॉर्मेट पूछा था, फॉर्मेट लिख लेंगे यार। और फॉर्मेट से क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेट से एल्डिहाइड बन जाएगा और उससे कीटोन बन रहा था। चलो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया आपका। तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी ले। अच्छा, एवोगैड्रो संख्या किसके बराबर होती है। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 46वें क्वेश्चन पर पहुंच गए करते करते। एक मिनट, हाँ 46 क्वेश्चन है। इथाइन पाई बंधों की संख्या होती है इथाइन में। इथाइन यानी अल्काइन, अल्काइन कोई भी लिख लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। अल्काइन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन होता है। इसमें पाई बंधों की संख्या, पहला जो बंध होता है वो सिग्मा, बाकी जितने बचेंगे वो पाई। तो एक सिग्मा हो गया ये वाला और बाकी दोनों पाई, तो 2 पाई बंध होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी लुईस ने बनाया था। ठीक, और किसके आधार पे बना था, मोजले ने आधार दिया था, उस पर बना था। किसने बनाया था, लुईस ने बनाया था। तो इसमें से कोई नहीं, इन मेंडल, मेंडली, डोबलिनियर कोई नहीं। चलो एक मिनट, लुईस मैंने कहा लुईस उनका जो है एंशियन बहुत पुराना नाम है, बहुत कम लोग जानते हैं। नील्स बोर ने बनाया था, ठीक है, याद रखिए नील्स बोर ने बनाया था। नील्स बोर ने क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ठीक कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के। तो सोडियम इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम है फर्स्ट ना, हेलिना की रफ से फरियाद याद होगा सबको। Na3Cr की होल थ्राइस में Cr का उप संयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने क्या कहते हैं आपके पास लिगेंड अटैच होते हैं, जितने डेंटेंट उससे मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो देखिए ये C2O4 है और C2O4 2 डोनेटिंग साइट रखता है, जो पढ़े होंगे जानते होंगे। और नहीं तो याद कर लीजिए कि C2O4 बाई डेंटेंट लिगेंड है और 3 है, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा, उपसर्जन संख्या मतलब। तो 6 कौन सा है, डी ऑप्शन। चलो मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ, यहाँ देखिए इथिलीन डाइमीन
ये देखिए ये भी बाइडेंटेंट लिगेंड है, जहाँ ईएन दिखेगा वहाँ आप इस एक ईएन को 2 काउंट करिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। ऑक्सीलेटो जहाँ पे C2O4 आपको दिखेगा, C2O4 वहाँ पे आप भी इसको भी 2 काउंट करिएगा। ऑक्सीडेशन अगर 3 होंगे तो 3 गुणे 2 6 ऑक्सीडेशन नंबर, 4 होंगे तो 4 गुणे 2 बराबर 8 ऑक्सीडेशन नंबर। डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो DMG कहीं लिखा दिखेगा, वो भी 2 दिखाता है कोऑर्डिनेशन साइट। ठीक, चलो आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखो ओ सुंदर, सी तेरी, पड़ोसन। तो देखो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा इसमें पाया जाएगा? सल्फर। ऑप्शन मारा चलता बने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा दिया जाता है? मैंने आपको गैस इक्वेशन रटा दे रहा हूँ, इसको याद रखिए। PV इज इक्वल टू NRT। अब B को इधर डिवाइड कर दीजिए तो P इज इक्वल टू N/V/RT, और N/V को हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, ये मोलैरिटी है, सब जानते हैं। नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये मोल हो जाएगा, तो यानी कंसंट्रेशन C, तो ये P इज इक्वल टू CRT, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है कौन सी? रासायनिक अधिशोषण कह रहा है या अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कितने प्रकार के अधिशोषण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो 2 प्रकार के अधिशोषण होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक, फिजिकल में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपका टायर है बाइक का, अब आप बाइक को ले जाकर किसी कीचड़ में चलाते हैं, तो बीच में जो टायर का वो गोटा होता है उसमें जाके थोड़ा सा मिट्टी फंस जाती है, तो उस मिट्टी को फंसना जो होता है वो एक क्षणिक प्रोसेस होता है, एक कम समय के लिए। जब आप गाड़ी फिर से लेकर अपनी बाइक जो है वो रोड पे जाएंगे तो चलते चलते वो अपने आप निकल जाएगा। ये हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल क्या होता है, जब आप किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा एडजॉर्प्शन कहते हैं, तब भाई उसमें बॉन्ड फार्म होता है, तो वो अनुत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है, याद रखिए। चलिए अभी दिखा भी देते हैं आपको हम फिगर से। देखो ये है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खाली चिपके हुए हैं, बाद में झटका वटका मारने छूट जाएंगे। लेकिन ये केमिकल एडजॉर्प्शन है, इसमें देखो हल्का हल्का धंसे हुए हैं, यानी बॉन्डिंग हो गई है इसमें, तो ये नहीं छूटेंगे। तो ये होता है अनुत्क्रमणीय, ये होता है उत्क्रमणीय, फिजिकल वाला। ठीक, चलो कीटोन का क्रियात्मक मूलक क्या है, यानी समूह क्या है? तो सबको पता है C डबल बॉन्ड O। यार बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में, ध्यान रखना ये आता है। ठीक, अब पेपर वही से ऐसे आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मान लीजिए, बहुत से लोगों को नहीं पता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मैं आपको अमीन का मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। अमीन का ऑर्डर रटने के बाद आपका सारा कुछ ठीक, तो मैं आपको ऑर्डर बता दूँ। देखो ऑर्डर होता है इसका, जो प्रबलतम भस्म किसको है या न्यूनतम कौन सा है, तो अमीन, जबकि हम अमीन की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर चलता है। क्या ऑर्डर चलता है, मैं आपको रटा दे रहा हूँ। देखो जब कभी जब कभी जब कभी जब कभी जब कभी आपको गैसियस स्टेट से पूछेगा, ठीक है, और एमीन का ऑर्डर, तो ध्यान रखिए 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन NH3, ये ऑर्डर लगाएंगे जब गैस में पूछेगा। और जब एक्वस सोल्यूशन में पूछता है और एक किस इफेक्ट का, तो प्लस आई मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी मेजोमेरिक नहीं। देखिए और जब आपसे सॉल्यूशन में पूछेगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। 3 2 1 के बजाय इस 2 को 3 की जगह 3 को 2 की जगह कर देंगे, तो 2 1 3, मतलब 1 को 2 की जगह 2 को 1 की जगह, तो 213 ऑर्डर हो जाता है। 321 किस में था, ये था गैस में। 213 किस में है, ये है सॉल्यूशन में। ठीक, तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, ये आपका है एक्वस फेज में, और 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ये आपका है गैसियस फेज में। तो याद रखिए यही ऑर्डर है। और अब देखिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, आसानी से उड़ा ले जाएंगे। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, जो 3 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तो CH3 की होल थ्राइस जेल। अब इसमें मेंशन नहीं किया तो हम मान के चलेंगे गैसियस फेज में ही दिया है, क्योंकि मुख्यतः अमीन गैसियस फेज में ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु बताइए, या तो रेडियो एक्टिव क्षय का अर्धायु बताइए, कुछ भी पूछे तो आप एक ही ऑप्शन लगा के आएंगे, 0.623/1 ए, मतलब के 0.623 और डिवाइड में के क्या है, रेट कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेंड होता है। ठीक, जिंक ब्लेंड होता है। कैलेमाइन, जिंकाइट और बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, मिल गया ना। बॉक्स में कूड़ा डालकर रोने लगा, कराई करने लगा। बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रायोलाइट, ये सारे एल्युमिनियम के अयस्क हैं, तो बॉक्साइट इसका ऑप्शन सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रवादार ठोस बीच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने बताया था हीरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कांच ये अमॉर्फस है, रबर ये अमॉर्फस है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये आपका हीरा सही हो जाता है, हीरा क्रिस्टलाइन है। चलो ओलियम का सूत्र क्या होता है, ओलियम जानिए क्या होता है। H2SO4 जो हमारा होता है, उसमें जब हम SO3 गैस पास करा देते हैं तो ये बनता है H2S2O7, इसी को ओलियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिखता कैसा है ओलियम भैया, ये दर्शन कर लीजिए ओलियम के, ये हमारे ओलियन साहब इस तरह से दिखते हैं। ठीक, चलो फील आना चाहिए ना थोड़ा सा, इसलिए। एनिलीन में पाई बंधन की संख्या कितनी होती है? एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बना लीजिए भैया। ये बना बेंजीन रिंग आपका, ठीक, सॉरी इसको मैं वैसे बनाऊँ ताकि समझ में आए। ये बना आपका बेंजीन रिंग, यहाँ 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 बॉन्ड, और यहाँ लगता है NH2, ये होता है एनिलीन आपका। कितने पाई बंद होते हैं? तो 1 2 3, 3 पाई बंधन है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, 3, ऑप्शन नंबर डी। गैल्वेनिक सेल से गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। अब देखो मैंने कहा था गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड है। याद रखिए, यहाँ पे फंसना नहीं है, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। अब इसको मैं दिखाई देता हूँ आपको, गैल्वेनिक सेल यहाँ देखिए। ओके, ये देखिए एनोड पर निगेटिव टर्मिनल है ना, ठीक, एनोड पर निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे है कैथोड पर रिडक्शन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। तो वही तो बताया, एनोड पे निगेटिव टर्मिनल और कैथोड पर रिडक्शन नहीं पॉजिटिव टर्मिनल। गलती होगी क्या? ऊपर देखो एनोड का क्या लगाया था हमने, एनोड का धनात्मक तो नहीं लगा देता था, एनोड का निगेटिव टर्मिनल होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अरे थोड़ा बहुत यार अब फिगर से हो गया ना क्लियर। देखिए एनोड निगेटिव टर्मिनल पे है, इस सेल में देखिए एनोड निगेटिव टर्मिनल पे है और कैथोड पॉजिटिव पे है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता तो एनोड पर पॉजिटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे निगेटिव होता, लेकिन उल्टा हो जाता गैल्वेनिक में। ये बीच में क्या लगा है भैया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज में क्या भरते हैं? सॉल्ट ब्रिज में KNO3 NaNO3 इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। किस लिए भरते हैं? ताकि आयंस में बैलेंस बना रहे। ठीक है, जहाँ यहाँ ज़्यादा आयन हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट खा ले, यहाँ ज़्यादा हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट खा ले। वो बंदर जो दोनों बिल्लियों में बंटवारा करते करते सारी रोटी चट कर गया था। ठीक है, यही है सॉल्ट ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, सबको पता है। देखो क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओ। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल OH। देखो कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं ना, तो उनको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है कि आसान कठिन कठिन के चक्कर में आसान वाला छूट न जाए। COH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? जिसमें अमीन और CH2 और COOH, ये ग्लाइसिन जैसे, तो NH2 पाया जाता है। अमीनो अम्ल है ना तो अमीन पाया जाएगा, और एसिड है तो COH पाया जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन से में भाग लेता है? एल्डोल संघनन ध्यान रखिए, जब एल्डोल संघनन पूछेगा तो उसमें केवल 2 ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, CH3CO CH3 और CH3 CHO, यानी कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन। और भी हो सकते हैं, HCHO भी होता है और CH3 CHO भी होता है, लेकिन याद रखिए कि एल्डोल संघनन में आपके एल्डिहाइड और कीटोन ही भाग लेते हैं। इसमें देखो एल्डिहाइड कौन सा है, C6H5, ये जो है C6H5 CHO, ये क्रॉस एल्डोल करता है, याद रखिएगा। ये एल्डोल संघनन नहीं देता है बेंजीन वाला। CH3COO ये तो एस्टर है, CH3COH ये तो एसिड है। ऑप्शन एक ही आपका बचता है, ऑप्शन नंबर बी, तो CH3CHO आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। C6H5 CHO मत जानिएगा, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता, क्रॉस एल्डोल कर जाता है। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन होता है क्या? 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, CH3CHO के, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखिए CH3, फिर एक लिख दीजिए यहाँ पे CH2 यहाँ और एक H यहाँ, ये दोनों H बन के पानी निकल जाएंगे, और इसके एक बॉन्ड से इसके बॉन्ड को जोड़ दीजिए, समझ में आ गया होगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, CH2 CH3 ऐसे बन जाता है। ठीक, बहुत आसान रिएक्शन होता है। चलिए किसी भी पदार्थ, और इसमें याद रखिए एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसमें डाइल्यूट NaOH या KOH इस्तेमाल होगा, KOH। जहाँ एल्डिहाइड के साथ ये दिखा मिल जाए एल्डोल कंडेंसेशन होगा। चलो किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान मास पर, एक्टिव मास पर। लिखते हैं ना, जब Na + Nb गिव्स Nc, तो लिखते हैं हम कि एक्टिव मास ऑफ ए, ऐसे टाइप में ऐसे लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ C बटे एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, वो होता है ना इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अर्धपारगम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं कौन से? विलायक किरण निकल जाते हैं, याद रखिए विलायक किरण। मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्मोसिस होता क्या अर्धपारगम झिल्ली में। ये देखो, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े वाले, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, सपोज दैट पानी भरा हुआ है। तो जब अर्धपारगम झिल्ली होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल को तो रोक लेता है, पानी इसमें से निकल जाता है, और पानी निकल जाता है तो ये अलग हो जाता है, इसलिए इस तरह से हम ऑस्मोसिस कर लेते हैं आराम से। ठीक है, और इसी पे बेस रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? RO, जो आप घर में पानी पीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
बेरोदार ठोस है, अमार्फस सॉलिड कांच। यार एक एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो अमार्फस सॉलिड का एग्जांपल मैंने बताया था ना, गोला आपने खाया होगा ठीक बचपन में खूब सारे, तो ये होता है अमार्फस सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया वेग को कम, अभिक्रिया को बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। कहीं कहीं उत्प्रेरक में इस्तेमाल करते हैं अभिक्रिया को घटाने के लिए, जिसे हम अवमंदक कहते हैं। कभी कभी कैटलिस्ट अभिक्रिया को बढ़ा भी देता है, जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H5 नहीं, C6H6। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर किस, एक मिनट, सपो यहाँ देखो अल्टरनेट बॉन्ड लगाना है यार, 1 2 3। स्ट्रक्चर किसने दिया था? हक्कल ने दिया था, हक्कल HUCKLE। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है, थोड़ा जानिए। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? राउल्ट लॉ के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। चलो कीटोन RCOR डैश का अपचयन LiLH4H2O से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप यहाँ देखिए, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको कीटोन मिलता है। कैसे? एक H यहाँ से एक O, ये OH बन के निकल जाएगा दोनों H को लेकर, और RCOR यानी कि कीटोन बन जाएगा। और जब कीटोन का आप यहीं से अब इसको 2 हाइड्रोजन आप दे दीजिए LiLH4 के द्वारा, तो एक OH बन जाएगा और एक H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। तो ऑक्सीडेशन से मिलता है आपको कीटोन, और कीटोन के अपचयन से मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। चलो LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा हाइड्रोजन देता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, उसका रीजन बताइए। वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर कोई पानी उबलने लगे। अब मान लो कि पानी आपका उबलता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, अब आप चले गए पहाड़ पे, तो पहाड़ पे आप जानते हैं ऊपर जाने पर वायुमंडल कम होता है। तो जब आप बर्तन में पानी को उबाल रहे थे तो ऊपर से एयर का प्रेशर लग रहा था। अब एयर का प्रेशर जब आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो कम हो जाएगा, कम होने पर पानी आपका जो है वो जल्दी उबल जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जल का क्वथनांक कम, मतलब कम हो जाएगा, जल्दी उबल जाएगा तो क्वथनांक तो कम हो जाएगा ना। जैसे क्वथनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर होता है जिस पर पानी उबले, तो क्वथनांक कम का मतलब है कम ही टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा। समझ में आ गया कैसे? अब पहाड़ में आपको दिखा भी देता हूँ, दर्शन कर लीजिए क्या होता है। देखो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वहाँ पर एयर का प्रेशर जो होता है, यहाँ देखिए, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पीक पर जाएंगे एयर का प्रेशर लो होता जाएगा। एयर का प्रेशर लो मतलब बर्तन पर एयर का प्रेशर कम लगेगा तो पानी जल्दी उबलेगा। कंसेप्ट यही है, खत्म खेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? CONH2 को एमिडो ग्रुप कहते हैं। इनका अपचयन क्या कहलाता है? मतलब इनका जो रिएक्शन कौन सा फेमस था? हाफ मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिससे हम एमीन बनाते हैं। CO ग्रुप हट जाता है और NH2 जुड़ जाता है उसमें जाके चैन से। चलो निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? चीनी के घोल में। देखो चीनी के घोल, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाएगा? जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। चीनी के घोल जो है प्योर सॉल्यूशन होता है, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। और सस्पेंशन, सोने की का कोलाइड घोल, इमल्सन, इन सब में दिख जाएगा। तो देखते हैं टिंडल प्रभाव होता है क्या है। ये आपका टिंडल इफेक्ट है। ये देखिए यहाँ से टॉर्च लाइट जब आप मारेंगे और कोई सॉल्यूशन आपके पास है जो प्योर सॉल्यूशन, जैसे चीनी में चीनी को या नमक को पानी में घोल दें तो सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, उसमें लाइट नहीं दिखी आपको। लेकिन जैसे आपने मिक्सचर इसमें वाटर किया, ठीक है, सॉल्यूशन में अपने, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिक्सचर ऑफ वाटर विद मिल्क, मिक्सचर ऑफ वाटर विद मिल्क, तो ये आपका डिफरेंट सॉल्यूशन बन गया और इसमें लाइट आपको दिखाई। ये मिक्सचर ऑफ वाटर में आप थोड़ा सा बड़े बड़े कण डाल लीजिए तो प्रकाश आपस में टकरा कर और आपको एक लाइट्स होगी, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH। विनेगर में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से देते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट याद रखिए, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से मॉलिक्यूल्स देते हैं? HCOOH देगा। क्यों? क्यों कौन से मॉलिक्यूल देते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड मुख्यतया देते हैं, कीटोन बहुत कम ही देता है, ठीक। तो सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये HCOH क्यों देगा? ये एसिड है तब भी, क्योंकि HCHO, ठीक, और एक को इसमें और जुड़ा है एडिशनल, बस इसीलिए ये CHO बन जाता है ना। इसका हम अपचयन करा देंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो इसके अपचयन से एल्डिहाइड प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम उसका क्या कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट कर देंगे और आपको नीचे इसमें सिल्वर रजत दर्पण मिल जाता है। और किसके ऊपर से रिएक्शन होती है? AgNH3 की होल ट्वाइस Cl, ठीक है। ये आपका है रिएजेंट, अमोनियम अमोनियम अर्जेंटेट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसको याद रखिए। ये टॉलिन टेस्ट आपका है। टॉलिन टेस्ट जो है सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, इसी में बनता है। देखो एल्डिहाइड हमने लिया, एल्डिहाइड को हमने डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, बना क्या? वाटर, अमोनिया
और ये सिल्वर का नीचे जो मैंने आपको दिखाया था ना चित्र में, यहाँ पे ये देखो सिल्वर जमा हो गया है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जमा हो गया, यही रिएक्शन हो जाता है और ऐसे जमा हो जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक। और ये COH से आपको कराना है तो आसानी से आप करा। अच्छा, उसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होगी क्या, वहाँ CH3CHO दिया था क्या? नहीं नहीं, SCOH ही है, ठीक है, चलो हो जाएगा, उसी से आप चयन कराएंगे SCOH का, तो बड़े आसानी, मैं दिखा दूँ आपको, चलो कैसे आप चयन होगा। HCOOH है, अब यहाँ पे हमने LiAlH4 ले लिया, अभी इन चच्चा से कहे हमको 2 हाइड्रोजन दे दो, तो जैसे देंगे दोनों हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा इस H के साथ, तो CHO बन जाएगा, CH3CHO, ठीक। चलो CH3CHO का सिल्वर मेटल टेस्ट हम कर लेंगे, ठीक। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, और यानी अयस्क कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मेथॉक्सी मेथेन का सूत्र है? मेथ प्लस ऑक्सी प्लस मेथेन, यहाँ देखो मेथ मेथेन प्लस ऑक्सी प्लस मेथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो, निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है? परासरण, पृष्ठतनाव, चालकता, अर्धायु। परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म है, पृष्ठतनाव नहीं है, चालकता नहीं है, अर्धायु नहीं है, ठीक है। चलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, परासरण यानी ऑस्मोसिस, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केनल का, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस का 2, और एल्केनल करना है तो एक इसमें जोड़ दीजिए CnH2nO। अब इसमें रख के देखिए एल्केनल किस में आएगा, इसमें रखो, एक रख दो n के बराबर, तो CH2O ये तो बना नहीं एल्केनल, इसमें रख के देखते हैं, एक 2 रख दो, तो C2 इसी में रख दो C2H4O, और ये क्या है? CH3CHO है, CH3CHO है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऐसे रख के जांच कर लीजिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है? वात्या भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है? वात्या भट्टी में याद रखिए आयरन ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। एक फैराडे कितने कूलाम आवेश रखता है? 96,500, याद रखिए एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होते हैं? 96,500, और इतने आवेश CuSO4 के कितने ग्राम से सब्सटीट्यूट होंगे? 31.75, शुरुआत में ही रटाया था, प्रीव्यू करके देख लीजिए, प्रीव्यू करके। चलिए 89वां क्वेश्चन है हमारा 89th, लोहे का अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमेटाइट, तीनों अयस्क हैं ऑल। मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमेटाइट, ठीक, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सारे अयस्क हैं। और इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंने शिवम को मारा तो वो हेमेटाइट को बुला लाया, मैंने शिवम को मारा तो हेमेटाइट को बुला लाया, मैं से मैग्नेटाइट, सी से शिवम से सी से सिडेराइट, और वो हेमेटाइट को बुला लाया, यानी ये तीनों अयस्क लोहे के हैं। चलो हेमेटाइट ऐसा दिखता है, ठीक, यह हेमेटाइट आपका इस तरह से दिखता है, लोहे का अयस्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 90 क्वेश्चन, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को हम हाइड्रोक्सिल समूह OH से प्रतिस्थापित कर देते हैं, बस बन जाता है आपका, ठीक। चलो, संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 2 बार हो चुका है। ब्यूनायन और ब्यूनायस पहले ही बताया था, सिंथेटिक रबर है, याद कर लो, इनको हम संश्लेषित करते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं, ठीक। ब्यूनायन ब्यूनायस को दिखते कैसे अभी दिखाता हूँ, संश्लेषित रबर, ठीक। आओ, ये देखो ब्यूनायन है, ये ब्यूना एन है, ठीक, इस तरह से दिखता है केबल की तरह से। 94th क्वेश्चन, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? एंटासिड उनको खिला दीजिए या पिला दीजिए, लिक्विड और गोली दोनों में आती है, कुछ खिला दीजिए उनको, प्रत्याम्ल यानी कि एंटासिड, और पेट में दिक्कत जो अम्ल बनता है, एसिड बनता है, वो खत्म हो जाएगा। एंटासिड दिखते कैसे हैं? ये भैया देखिए, हमारे सौरभ गांगुली दादा प्रचार करते हुए, ये आपका एंटासिड है, नाम पॉलीक्रॉल, याद रखिए पॉलीक्रॉल क्या है? एंटासिड है, पूछ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बायोमॉलिक्यूल का है, पूछ लेगा तो नहीं कर पाएंगे जब तक याद। कौन है ये? गौतम गंभीर दद्दा, याद रखो इनको भैया, इतनी जल्दी ना बोलो, बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे। CH3COH का IUPAC नाम, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है सर, कहाँ से जी उठा लेते हैं, इजी है तो है। चलो बी ऑप्शन, एथेनोइक एसिड। सुक्रोज का सूत्र क्या है? C12H22O11, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी, मैंने क्या कहा? C12H22O11, फास्ट में करा रहा हूँ, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप इंटू वो 0.75 करके देख सकते हैं, क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं उड़ा रहा हूँ खाली, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है मैं खुद रुक के समझा देता हूँ आपको। सुक्रोज क्या है हमारा? चीनी है भैया, जो आप खाते हैं चाय में डाल के डेली, ये आपका सुक्रोज, या लिख लीजिए सुक्रोज। चलो
यह क्या है भैया, यह है CH3CH2NH2, इसको क्या कहा जाता है, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ और इथाइल अमीन इसका नाम। चलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 98वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्वों को जाना जाता है, ग्रुप एक के तत्वों को क्या जाना जाता है, क्षारीय धातु। ग्रुप दो के तत्वों को क्षारीय भूमिज धातु। अक्रिय कैसे, ग्रुप जीरो एलिमेंट और कोई नहीं ऑप्शन। तो चलो तीनों के बारे में डिस्कस हो गया, तो पहला ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। पूछा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने जीरो ग्रुप। अच्छा, एक विधि जिससे किसी धात्विक गैस को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। धातु को हवा की अधिकता में, यानी कि एयर को कंसीडर करेंगे तो भर्जन होता है, रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है। जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2 को 3O2 से रिएक्शन करवा के आपने किया था, Cu2 FeO ये सब बनता है ना, तो वही भर्जन हुआ। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना रहे तो कैल्सिनेशन यानी निस्तापन हो जाता है। 100वां क्वेश्चन, देखो भैया 100 क्वेश्चन तक हम लोग खींच खांच के पहुंच गए हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद। ठीक है, तो मन पसंद हो तो वीडियो लाइक वाइक कर दो, ठीक है। ना पसंद हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो चुपचाप। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा, तो आपको पता ही है, इसमें CuSO4 भर देते हैं हम, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले, ठीक। इसकी निगेटिव पॉजिटिव की तरफ SO4 माइनस जाते हैं, निगेटिव की तरफ Cu जाते हैं, रिएक्शन होता है, बन जाता है वट एवर जो भी, वैद्युत अपघटनी शोधन। चलिए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किसके द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, इसके द्वारा H2SO4 बनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक देयर फूड। अब सुनो, हैबर प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाई जाती है। तीनों मैंने आपको बता दिए, इनको रट्टा मार लीजिए अभी के अभी, तुरंत लिख लो नोट्स में, बेईमानी नहीं, ठीक, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। सर ये कौन सा क्वेश्चन था इतना इजी, अरे पूछ लिया यार, बता दिए ना, चलो बढ़िया है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, के फॉर एफिसियन की होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, आप बताओ तो जाने। Fe का ऑक्सीकरण संख्या आप जो पढ़ाओगे पढ़ से बताएगा। Fe जो है दो ही ऑक्सीडेशन दिखाता है, एक +2 और एक +3। और इतना जानिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए +2 तुक्का वाले सुने, तुक्का वाले कुछ होंगे ना, तुक्का वाले, और नहीं पढ़े हो भैया तो क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, पेपर में सिलेक्शन चाहिए यार, तुक्का से आए चाहे पढ़ने से आए। साम दाम दंड भेद विजय भवा, किसी भी तरह से चाणक्य ने कहा था, ठीक है। तो +2 हमेशा तुक्का सही गया उनका, जिन्होंने लगाया था। जो नहीं जानते हो, अब जो कंसेप्ट चाहते हैं मैं बता रहा हूँ, के फॉर एफिशिएंट 6 के कैसे निकला है Fe का। देखो पोटेशियम 4 है, एक पोटेशियम का +1 होता है, तो 4 पोटेशियम का +4 लिख लो। फेरस का निकालना है +x लिख लो, और प्लस में आपको देखना है CN पर 1, CN पर -1, तो 6 CN पर -6, और पूरे कोऑर्डिनेशन पर इस पर पूरे चार, कोई चार तो है नहीं, माइनस प्लस कहीं लिखा तो 0 लिख दो। अब 4, देखो x बराबर क्या निकलेगा, ये -6 उधर जाएगा तो +6 और -4, तो 2 निकल के आया ना, वही तो ऑप्शन लगाया था तुक्का वाले ने, ठीक है। कैसा दिखता है भैया के फॉर एफिशिएंट की होल 6, ये ऐसा दिखता है सर, बहुत अच्छा है, इसको तो खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल ना खाना, बहुत बेकार लगता है, ठीक है। के फॉर एफिशिएंट के होल 6 है, रंग देखो हल्का सा ऑरेंजिस टाइप में है, ऑरेंज येलो, ओके। 107वां क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन क्या है, NH3 में N का संकरण क्या है, NH3 CH3 इन सबका संकरण sp3 होता है, याद रखो। कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2,5 बोरबरी सिद्धांत से 5 इलेक्ट्रॉन 5 लिखा, प्लस H3 है, मोनोवेलेंट आइटम है, तो 3 इसको जोड़ दिया, बटे 2 करेंगे तो 4 निकल के आएगा, और 4 के लिए मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था। सेप टेट्राहेड्रल इसका नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा। भैया 4 हाइब्रिडाइजेशन निकाले हो, 3 ही बॉन्ड पेयर, 3 ही हाइड्रोजन तो जुड़े हैं, एक बॉन्ड पेयर हुआ लोन पेयर ले जाएगा, और वो लोन पेयर इस बॉन्ड को बटोर देगा। अब सीख ही लो यार, अब क्या समझ रहे हो। देखो N, यहाँ से H जुड़ा, यहाँ से H जुड़ा, यहाँ से H जुड़ा, अब यहाँ पे एक लोन पेयर था, अब इसको दबाएगा, इसको दबाएगा, तो बेचारे भागेंगे इधर उधर, तो 109 डिग्री 8 मिनट से कोण थोड़ा कम हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, याद रखो। NH3 CH3 इन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, ये एथीन का बहुलक होता है। एथीन ले लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इनको पॉलीमराइजेशन करवा देंगे हम, तो एक बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, और एक एक बैलेंसी खुल जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये चैन बनते हुए जुड़ते जाता है n टाइम्स। चलो अगला क्वेश्चन, C6H5OH किसका यौगिक है, यौगिक का क्या नाम है, बेंजीन हाइड्रोक्साइड है, बेंजीन हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखिए, बेंजीन हाइड्रोक्साइड, यहाँ लगा OH, बेंजीन हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसे कहा जाता है, याद रखिए HGS को सिनेबार कहा जाता है, ये मरकरी का अयस्क है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए HGS किसका अयस्क है, सिनेबार मरकरी का। चलो, बिना बुझे चूने को जब जल में डाला जाता है, अरे भैया सबको पता है, एक बाल्टी ले लो, एक लोटा ले लो ठीक है, और नहा लो इसमें पानी भर दिए, पानी में इसमें बुझा चूना CaOH की होल ट्वाइस डालेंगे, तो
इसमें आग पकड़ लेगा और ये जलने लगेगा और भाप निकलने लगेगा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो जब भाप निकलता है तो उसे हम एक्जोथर्मिक कहते हैं, ऊष्मा छेपी। देखो छेपी मतलब फेंकना और ऊष्मा मतलब ऊष्मा, ऊष्मा को फेंकना मतलब ऊष्मा छेपी। तो यहाँ ऊष्मा निकल ही तो रहा है तो फेंक ही तो रहा है, तो ऊष्मा छेपी। अब इसमें कौन सा रटने का जरूरत है यार। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? अरे डबल डम्बेल सर, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। पी का आकार डम्बेल, गोलीय किसका होता है? एस का। पी किसका होता है? डम्बेल। ठीक, तो मैंने आपको सारे बताए, अब दिखा भी दूँ, थोड़ा सा दर्शन हो जाए। देखो भैया डबल डम्बेल साइज, ये डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, ये सर ये भी डबल डम्बेल है बीच में देखो। ठीक है हाँ ध्यान रखना और कन्फ्यूज मत होना। चलो बुझा हुआ चूना क्या है? CaOH की होल ट्वाइस था हमारा बिना बुझा चूना। इसमें से पानी निकाल दो तो आपके पास CaO बचेगा, यही है आपका बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? हीरे में कार्बन का संकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sp3 होता है। NH3 CH3 PS3। ठीक, PS3 हो गया। हीरा, हीरा को मैं हीरा लिख देता हूँ, हीरा बाबू। ठीक, सूर्यवंशम पिक्चर याद आ गई, आ जा। इन सबका संकरण क्या? sp3। रट्टा मारो और क्वेश्चन बनाओ। sp3 सर दिखा दीजिए सर, समझ में नहीं आया सर, हीरे में कैसे sp3 आपने बताया सर, सर समझा दीजिए। चलो चलते हैं, आओ। ये हमारे हीरा साहब। कौन है ये? हीरा साहब। हीरा साहब इनको पकड़िए, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। कितने बॉन्ड भैया? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर होता है हीरे का। कितनी मेहनत कर रहे हैं यार तुम लोग के लिए, क्या क्या चीज़ लेके आना पड़ रहा है ताकि समझ में आए। चलो ठीक है, अपना भी दिन आएगा हाँ है ना। चलो मस्ती मस्ती करते करते पढ़ाई किया करो। कार्बन कार्बन में एकल बंध की लंबाई कितनी होती है भैया? रट्टा मारो रट्टा मारो, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होता है सिंगल बॉन्ड की लंबाई। ठीक, आओ। सीएनजी मुख्य रूप से किस में होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? मेथेन होता है। सीएनजी गाड़ियाँ चलती हैं ना यहाँ, जिसमें धुआं नहीं निकलता है, ये दिल्ली वगैरह में चलती है, अपने गाजियाबाद तरफ। अब यूपी में नहीं चलेगा, यहाँ तो बैलगाड़ी चलती है ससुरा ठीक है, मेथेन। खान सर की याद दिला दिए क्या खान सर को जानते हो? चलो बहुत अच्छे टीचर हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेथेन, मेथेन मेथेन भरा रहता है सीएनजी में। ठीक, मेथेन का फार्मूला CH4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब चलो टेस्ट हो जाए थोड़ा सा। अमोनिया का हाइड्रोजेशन बताओ? sp3 सर। अरे बहुत अच्छे। हीरा क्या? sp3 सर, अभी तो रटाया। PS3 का बताओ? sp3 सर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अरे भैया क्वेश्चन खत्म, लल्ला लल्ला लल्ला। ठीक है, 150 क्वेश्चन यार खत्म यार, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वो 300 क्वेश्चन हो गए होंगे यार, 300 क्वेश्चन से ऊपर कर, मतलब सारे विकल्प भी डिस्कस किए हैं, बीच बीच में जो फिगर थे उनको भी डिस्कस किए हैं, तो 300 क्वेश्चन तो हो गया। कितनी बैटरी थी कितनी बची है देखो, जबकि मोबाइल 6000 mAh की है, मतलब बहुत हो गया। ठीक, अब भैया इतनी मेहनत आप लोग के लिए किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सिलेक्शन ले लो यार। जिन दिल की बात सुन लो, 8 दिन बचे हैं, दिन रात एक कर दो, बार बार वीडियो को देखो, बार बार जाके अपनी नोट्स लगाओ, बार बार जितने भी नोट्स आते हैं, कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़ा ना अच्छा नहीं पढ़ा है तब भी जाके कहीं ना कहीं से वीडियो देखो, मेरी देखो, किसी की भी देखो, लेकिन सिलेक्शन ले लो यार, मज़ा आ जाए। तुमको यहीं इलाहाबाद में मिलेंगे हम। ठीक है, मेरा नाम बता दूँ, अभिषेक मिश्रा नाम है मेरा, और मैं इस समय सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है इस बार। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है यार, और हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा, हेल्प मुझे करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन है यार सब करा देंगे, उनसे भी सबको छुटकारा दिला दे हम। उसके बाद केमिस्ट्री में जाओ और फोड़ डालो पेपर, 40 में 40 मार्क के आना। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिजिक्स का थोड़ा टॉपिक बचा है उसको करा दूँ, और मैथमेटिक्स का उसके बाद शुरू करके 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन उसको उड़वा दूँ। बायोलॉजी का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है लड़कियों का खास के, मैं बायोलॉजी का सोच रहा हूँ क्वेश्चन लाने का बीच में, लेकिन ये इतना ध्यान रखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, मैंने देखा है। तो जो बायो के ग्रुप में परेशान ना हो, मैं उनको 17 तारीख से पहले पहले बायोलॉजी के 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक, उनसे आ जाएगा। और बाकी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब में कॉमन है, इसको पढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत अपना जीएस मजबूत रखिए। 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उसको उनको अटेम्प्ट करना है। हिंदी वगैरह में आप देखिए ज़्यादा रचना वचना ना पढ़िएगा, थोड़ा बहुत रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लेना। ठीक, कामायनी लिखा है उन्होंने। गलत जवाब सर, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, सही पकड़े हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लेना। निबंध उबंध लिखे हैं, कौन से निबंध लिखे हैं? कलबलता कोटे अशोक के फूल, उन्होंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस तरह से आप क्वेश्चन रट के जाइएगा। संधि जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन संधि से आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हिंदी में आपके पेपर में रखा मिल जाएगा, ये भी हिंदी की भी टिप ले लो। वकील किस प्रकार का शब्द है? वकील फारसी है, या चेक कर लीजिएगा थोड़ा गूगल से। इस प्रकार के आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। दरोगा किस प्रकार का शब्द है? मानव किस प्रकार का शब्द है? ये सारी चीज़ें पूछता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा बहुत बहुत मेरी विशेष हैं आपके साथ कि आप भगवान आपका सिलेक्शन करवा दें। ठीक है,
तो मेहनत करते रहिए, बाकी सिलेक्शन होके रहेगा। 7-8 दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा घंटे हो गए यार, 15-15 घंटे रोज़ पढ़ो, 120 घंटा हो गया। 120 घंटे में कोई भी कंपटीशन निकल सकता है रिवीजन करके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको इंटू 2 इंटू 1.5 पे देखिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा तो रहा ही हूँ। और अपने अपने माता पिता का सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, मगर पढ़ाई देखो बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं है, कुछ लाइफ भी है, बार बार नहीं मिलेगी, इसको भी जिए और पढ़िए भी खूब मन लगा के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।